हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी ऐप द उदय एकेडमी ऐप पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज का कोर्स बताया था कि उसके अंदर कितना सिलेबस है। तो आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर व्हिच इज रिलेटेड टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है और बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कि बिजनेस करने का हमारा पर्पस क्या होता है और बिजनेस का मतलब क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, आज हमें क्या देखना है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी कि एक तो बिजनेस का नेचर क्या होता है, उसके बाद उसे करने का हमारा एक पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है फ्लेक्सिबल, यानी कि जब भी हमें कोई बिजनेस करना होता है तो हम कोई सा भी बिजनेस चूज कर सकते हैं, दैट इज फ्लेक्सिबल, इट्स डिपेंड अपॉन आवर चॉइस। लेकिन इसका पर्पस क्या होता है, तो इसका पर्पस हमेशा होगा, बिजनेस का हमेशा एक पर्पस होता है, वो होता है टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज बेसिकली बिजनेस का पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे कि हम उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए कि हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको, आप अपना पेज जरा पलट के देखेंगे नोटबुक का, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि हम सबसे पहले समझेंगे बिजनेस का मतलब क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आपको ये नोट्स भी पूरे कंप्लीट होकर मिल जाएंगे। इस नोट्स में भी आपको कुछ ज्यादा इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे, पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको आपके टैब पे। जब आप देखोगे नोट्स असाइनमेंट में तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो आप अगर क्लास का करा हुआ भी, अगर आप ये नोट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है नहीं, बट स्टिल मैं अपलोड करा दूंगी। लेकिन आप सिर्फ अगर क्लास के नोट्स अच्छे से कर लेते हो तो आपके पेपर में 90+ स्कोर डेफिनेटली आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस refers to economic activities which includes sales, purchase and production of a commodity। ठीक है, किसी भी चीज को इकोनॉमिक एक्टिविटी, अच्छा सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी समझते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी कोई भी एक्टिविटी करना जिसके बदले में हमें पैसा मिले, जिसके बदले में हमें फंड्स मिले, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, अगर हम परचेज करते हैं वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम सेल्स करते हैं वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये सारी सर्विसेज क्या होती है, ये सारे एक्टिविटीज क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। ठीक है, commodity and services with the motive of earn profit। आपने क्या सोचा, आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की, मान लीजिए मैं आपको सर्विसेज रेंडर कर रही हूँ, तो इसमें मेरा कौन सा इफेक्ट है, ये मेरी कौन सी एक्टिविटी है, मेरी जो ये एक्टिविटी है पढ़ाने की, दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और मैं जब पढ़ा के अपनी क्लास आपको अपलोड कर दूंगी, उसके बदले में आपकी फीस आएगी, तो जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तो वो मेरा क्या बन जाएगा, एक बिजनेस बन जाएगा। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जो हमने प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमने उसको कैरिड आउट किया है। तो दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अच्छा, इसका ये भी मतलब होता है सेल और परचेज ऑफ सर्विसेज और कमोडिटी टू सेटिस्फाई इकोनॉमिक नीड्स। क्या करना है हमें, इकोनॉमिक नीड्स अपनी पूरी करनी है। इकोनॉमिक नीड्स पूरी करने के लिए जो भी हम एक्टिविटी कैरिड आउट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली बिजनेस। आई होप यू आर गेटिंग।
नेक्स्ट आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आप मैंने आपको उसमें भी लिखवाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि आप किसी चीज को कैसे पहचानते हो, उसका नेचर क्या है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ था, इसकी डेफिनेशन में जो लिखा हुआ था इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो बिजनेस है, बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अगर कोई पर्सन एनजीओ में, मान लीजिए जैसे दो तरीके के इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं, एक होते हैं जो आपको पैसे लेके कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं। जो आपको पैसे लेके कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं उनको बोलते हैं बिजनेस, को वो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जो आपको प्रॉफिट, जो वो आपको फीस के जो आपसे पढ़ाने के बदले में फीस नहीं लेते, उनको कभी भी एक बिजनेस नहीं बोला जाएगा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस बोला जाएगा, उनको एनपीओ बोला जाएगा। ठीक है, उनको नॉन फाइनेंसिंग बोला जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो बिजनेस की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। थोड़ा सा लिखते हैं अंदर, it is also called as economic activity। क्यों? क्योंकि it is because it carried over due to carried over to earn profit। ये इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारी इन एक्टिविटीज को करने के पीछे क्या मोटिव होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो दूसरी एक्टिविटी समझ लेते हैं इसकी। आप अगर इतना लिख के आ रहे हो पेपर में, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। ठीक है, इससे ज्यादा करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। शॉर्ट में लिखती हूं मैं, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखो, मैंने अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता क्या है? सेल। अगर हम बिजनेस की पहले कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हम कुछ ना कुछ सेल कर रहे होंगे या फिर हम कोई ना कोई एक्सचेंज कर रहे होंगे। एग्जांपल लेके चलती हूँ, जैसे मान लीजिए आपके घर में पुरानी, आपके पहला एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपके घर में कोई कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन नहीं है। तो जब आप पहले बार वॉशिंग मशीन लेने के लिए गए तो उसको बोलते हैं सेल करना, मतलब जो पर्सन आपको सेल कर रहा होगा वो सेल कर रहा है। लेकिन मान लीजिए आपके घर में पुरानी वॉशिंग मशीन है और आपको बट नई वाली चाहिए, तो आप क्या करोगे? पुरानी वाली लेके जाओगे, नई वाली लेके आओगे, लेकिन बदले में आप उसको थोड़े से पैसे भी दोगे, क्योंकि आप पुरानी लेके नई ला रहे हो, तो वो बीच में आप थोड़ा सा उसको कुछ अमाउंट भी सेटल ऑफ करने के लिए आप उसे दोगे। तो उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज करना। यानी कि एक्सचेंज करना भी किसकी कैटेगरी में आता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ठीक है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर ऑल्सो concerned with economic activity which includes, कौन कौन करता है? सेल और परचेज कौन करता है? which includes seller and buyer। ठीक है, okay, come to the next point number 3, characteristic number of 3। जैसे हमने सेल और एक्सचेंज पढ़ा है, वैसे हम क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या चीजें आती है? प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो अगर हम प्रोडक्शन करते हैं किसी भी गुड्स और सर्विसेज के, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिजनेस। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या लिखा है? बिजनेस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोडक्शन। यानी कि बिजनेस includes all the activities related to प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको भी हम क्या मान के चलते हैं? बिजनेस मान के चलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, बैंकिंग की सर्विस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन,
मान लीजिए मुझे किसी गुड्स को प्रोड्यूस करना है, रॉ मटेरियल लेके आ गए और मुझे उसे कन्वर्ट करना है फिनिश गुड में, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले रॉ मटेरियल को अपने गोडाउन तक लाना होगा। तो उसमें क्या लगेगा मेरा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन। वो किसके अंदर इंक्लूड होता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है वो सारा किसके अंदर ऐड होता है, वो सारा प्रोडक्शन के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन पहले लिख देती हूँ, ट्रांसपोर्टेशन के बाद इसमें और क्या चीज होती है, इसके अंदर और आता है आपका, जैसे मैंने अब एग्जांपल लिया था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गया हमारा। फोर्थ पे आ जाते हैं, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रेगुलर बेसिस। अब इसका मतलब क्या है, बहुत आसान सा मीनिंग है इसका, देखो बहुत आसान सा मीनिंग है। इसका मतलब है कि मान लीजिए आप एक हाउस होल्ड है, यानी कि आप एक परिवार है, आप एक गृहस्थी हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको वॉशिंग मशीन लेनी है तो आप सिर्फ एक ही वॉशिंग मशीन लेके आपका काम खत्म, दैट इज नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर आपका काम ही वॉशिंग मशीन प्रोड्यूस करने का है, वॉशिंग मशीन खरीदने और बेचने का काम है आपका, यानी कि आपको जो वॉशिंग मशीन खरीदते हो वो आपका रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहा है, आपका ट्रेडिंग गुड्स की तरह काम कर रहा है। तो यानी कि आप हमेशा मशीन खरीदते हो, आपके लिए मशीन जो है वो खरीदना बेचना आम बात है, रेगुलर बेसिस पे आप खरीदते हो और बेचते रहते हो। तो वो भी आपके कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे घर के लिए जब हम फ्रिज लाते हैं तो हम क्या करते हैं, 5-10 सालों के लिए एक ही फ्रिज लेके आते हैं। लेकिन अगर हमारा काम ही फ्रिज का है तो हमारे गोडाउन में 10-20 फ्रिज तो हमारे गोडाउन में ऐसे ही डेली बेसिस पर पड़ी रहती है। तो इसको बोलते हैं डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। अगर मान लीजिए मैं अपने सिर्फ पर्सनली, अगर मैं अपने सिर्फ भाई को पढ़ाऊं, बिजनेस स्टडीज क्लास 11, अगर मैं पर्सनली सिर्फ अपने भाई को बिठा के घर में उसको ऐसी कॉपी में पढ़ाऊं, तो दैट्स नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो दैट विल कॉल्ड एज बिजनेस, ठीक है, बिजनेस आ जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको कहा जाएगा। रेगुलरिटी होनी चाहिए, ठीक है, देयर शुड बी regularity in transaction of goods and services, गुड्स एंड सर्विसेज की क्या होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, परचेज या सेल आउट एक बार में हो जाना चाहिए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको नोट डाउन करने का क्लास में बिल्कुल टाइम दूंगी, आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना और फिर आप इसको नोट डाउन करना, ठीक है। आप अभी अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए क्योंकि मैं तो इसे इरेज करने जा रही हूँ। Come to the next point. फिफ्थ है प्रॉफिट अर्निंग। ये तो हमने पढ़ाई था ना, प्रॉफिट अर्निंग तो हमने पढ़ाई था ना। प्रॉफिट अर्निंग का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग का मतलब होता है कि अगर किसी भी एक्टिविटी से हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो वो हमारी क्या होगा, वो हमारा बिजनेस माना जाएगा, ठीक है। इफ एनी activity performed to earn profit, सो बेसिकली इसको किसकी कैरेक्टरिस्टिक माना जाएगा, वो एक बिजनेस माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस वही पर्सन कर सकता है जिसको रिस्क लेने की आदत हो। जो पर्सन रिस्क नहीं ले सकता ना, वो बिजनेस नहीं कर सकता। फिर वो तो अपनी एक जॉब में सेटिस्फाई रहेगा, क्योंकि जॉब के अंदर हमें ज्यादा टाइप के रिस्क नहीं होते। लेकिन जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस के अंदर हमें काफी टाइप के रिस्क होते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे इन्वेस्ट करना है। अब वो प्रोजेक्ट चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। अगर मैं ये सोच के चलूं कि मेरा प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, ठीक है, रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, हो सकता है चल भी जाए, हो सकता है नहीं भी चले, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर मुझे अर्न करना है। अगर अच्छा चल गया तो मुझे बहुत अच्छा अर्न होगा,
और अगर मैंने उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं किया तो फिर मुझे वहां से किसी भी तरीके का किसी तरीके का जो रिटर्न है वो नहीं मिलेगा। यानी कि बिजनेस के अंदर आप हमेशा एक चीज याद रखना, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। यानी कि आप जितना ज्यादा बिजनेस के अंदर रिस्क लेते हो वहां पर आपके प्रॉफिट होने के जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा हाई होते हैं। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। यहाँ पर आपको कभी भी फिक्स नहीं होगी कोई भी चीज। आप ये नहीं सोच सकते कि इस साल मुझे टोटल प्रॉफिट इतना होने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर आप एज अ प्रोफेशन किसी के यहाँ पर जॉब करते हैं, तो जब आप जॉब करोगे तो वहां पर आपकी पर मंथ फीस जो है, पर मंथ सैलरी जो होगी वो फिक्स होगी। लेकिन अगर आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो तो आप ये एस्टिमेशन बहुत एकदम एग्जैक्ट नहीं लगा सकते कि आपको रिटर्न कितने मिलने वाले। रिटर्न का सिंपल सा मतलब होता है प्रॉफिट। रिटर्न का मतलब होता है कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, बिजनेस वही होता है जिसके अंदर अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हमें नहीं पता कि हमें उससे प्रॉफिट जो है वो अर्न होगा या नहीं होगा। यहां पर लिखते हैं एवरी बिजनेस concerned with profit but it is uncertain, ठीक है। लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है। प्रॉफिट को हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि इस साल मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन अगर आप किसी जगह जॉब करते हो वहां पर आप बोल सकते हो कि मुझे हर महीने इतनी सैलरी मिलती है। एलिमेंट ऑफ रिस्क ये तो मैं आपको समझा चुकी हूँ। एलिमेंट ऑफ रिस्क ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, मैंने बिल्कुल अभी भी समझाया कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप बिजनेस में ले सकते हो, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप बिजनेस में कंटिन्यू नहीं कर सकते। all kinds of business having its own risk of return, कि भाई हमें इसके अंदर लॉस ना हो जाए। तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत तरीके के हमें क्या होता है लॉसेस होते हैं। जैसे हमें स्ट्राइक तो नहीं हो जाएगी, आग तो नहीं लग जाएगी, या फिर जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी उससे मार्केट डाउन तो नहीं हो जाएगी। तो किस किस तरीके के एलिमेंट ऑफ रिस्क होते हैं, एग्जांपल जैसे फैक्ट्री में आग तो नहीं लग जाएगी। अब ऐसे सोचिए अगर मैं कोई बिजनेस ही ना स्टार्ट करूँ तो क्या मैं कभी कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगी, अरे मेरी फैक्ट्री में आग लग गई तो, ऐसा तो नहीं हम सोच सकते ना। अगर आग लग गई, मान लीजिए आप सोच रहे हो कि आपकी फैक्ट्री में चोरी हो गई, आप मान लीजिए आप सोचो कि मेरी जो कंपनी के एम्प्लॉयज है उन्होंने स्ट्राइक कर दी, तो ऐसी कोई भी असम्पशन, मतलब रिस्क का एलिमेंट तो होता ही होता है। जो पर्सन रिस्क ले सकता है वो बिजनेस कर सकता है, जो रिस्क नहीं ले सकता वो बिजनेस कंटिन्यू कभी भी नहीं कर सकता। राइट इट डाउन फटाफट, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अब हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं। हमारा सबसे पहले हमने बिजनेस की डेफिनेशन समझ ली है, ठीक है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समझ लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। What is the difference between the business, profession and employment? ठीक है, देखो बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस का मतलब होता है आप कहीं पर अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल इट टेकिंग अ हाई रिस्क। जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको अनसर्टेनिटी भी है कि प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा, देन आप समझ जाना कि यू आर डूइंग अ बिजनेस, ठीक है। जहां पर यहाँ पर किसी प्रोफेशनल स्किल की जरूरत नहीं होती, बस आपका माइंड चलना चाहिए कि मुझे किस किस काम को करना चाहिए। अगर यहाँ पर आपने सही से मार्केटिंग कर ली तो आपका बिजनेस चल जाएगा। लेकिन प्रोफेशन के अंदर आपको एक स्पेसिफिक प्रोफेशन चाहिए होगा। जैसे आपको जैसे आपने क्या कहते हैं सीए की हुई है, सीएस की हुई है, टीचिंग की हुई है। अगर आप ऐसे काम को करते हो तो वो आपको प्रोफेशन में आ जाता है, इसमें आपको फिक्स सैलरी मिल रही है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एज ए एम्प्लॉय कहीं पर काम करना, दैट इज कॉल्ड एज, इट माइट बी प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल भी हो सकता है, नॉन प्रोफेशनल भी हो सकता है। इसके अंदर बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता, बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता, जीरो रिस्क होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले बिजनेस रेफर्स टू, या भी हम कर चुके हैं, रेफर्स टू परचेज, ये मैंने आपको लिखवा दिया है, परचेज प्रोडक्शन या फिर सेल्स
गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और किस लिए, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट इसका मतलब क्या होता है, प्रोफेशन का मतलब इंक्लूड्स एक्टिविटी, refers to activities includes, activities requires professional skill, कोई स्पेसिफिक क्या मांग रही है, वो आपके कोई प्रोफेशनल स्किल चाहिए काम करने के लिए। सीए के क्या चाहिए होता है, ऑडिट करना आना चाहिए, उसे प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाना चाहिए, कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग लगाना चाहिए। तो ये सारे भी क्या होते हैं इसके अंदर, ये सारे प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए होती है, ठीक है, विद अ स्पेशल नॉलेज एंड स्पेशल नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट, बहुत आसान है। रेफर्स टू इसको अच्छा ऑक्यूपेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम ऑक्यूपेशन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पीपल वर्किंग पर्सन वर्क फॉर अदर्स। अभी मैंने आपको बताया ना, किसी के यहाँ पर जॉब करना, किसी दूसरे के लिए काम करना, किसी के अंडर काम करना, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करना, एंड गेट सैलरी, और उसी काम के लिए हमें क्या मिलती है, उसी काम के लिए हमें रेम्युनरेशन मिलती है, या फिर उसको हमें सैलरी बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इजीली। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे चैट में कर सकते हो, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब थोड़ा सा इसमें समझते हैं कि कैसे कैसे होता है। इसके बीच में अगर हम समझना चाहें तो इसका डिफरेंस समझते हैं कि इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन मीनिंग समझ ली है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आपको हल्के में नहीं लेना। सबसे पहले मीनिंग पे बेस पे हमने क्या कर लिया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया। इसका मतलब क्या होता है, परचेज, प्रोडक्शन वगैरह। इसका मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल, कोई भी एक्टिविटी जब हम प्रोफेशन के अंदर करते हैं तो उसमें हमें एक अपनी स्पेसिफिक स्किल चाहिए होती है। इसमें अगर हम काम करते हैं तो इसमें हम काम दूसरों के लिए करते हैं, किसी और के लिए जब हम काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती है वो क्या होती है, वो रिक्वायर्ड होती है, यानी कि लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी फुलफिल करनी होगी। अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिस्ट कराना पड़ेगा, अपनी एक्टिविटीज को लिस्टेड कराना पड़ेगा, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर काफी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज है जो आपको पूरी करनी होंगी। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो ना, तो आपको उसके बदले में एक सर्टिफिकेट मिलता है। क्या मिलता है, सर्टिफिकेट, आप उसके मेंबर बन जाते हो। तो मेंबरशिप और सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम रिलेटेड बॉडी। जिस बॉडी से वो रिलेटेड करता है, अगर ये आईसीआई से रिलेटेड करता है तो इसको सीए की डिग्री चाहिए होगी। तो ये सारी चीज हमें इसमें देखनी होगी, फ्रॉम द रिलेटेड बॉडी। जो भी इसकी रिलेटेड बॉडी होगी उससे इसको क्या लेना होगा, इसकी प्रोफेशनल बॉडी से इसको सर्टिफिकेट लेना होगा, प्रोफेशनल बॉडी। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट इसमें तो आपको पता है, इसमें किसी एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं होती है, बस आफ्टर अपॉइंटमेंट बस एक बार अपॉइंटमेंट हो जाए, अपॉइंटमेंट इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर हमें सिर्फ ऑफिस से उसके जो भी एम्प्लॉयर है उससे हमें अपॉइंटमेंट की जरूरत होगी। अगर हमने अपॉइंटमेंट ले ली तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ वर्क। वर्क का नेचर क्या है, सबसे पहला
इसका जो नेचर होता है प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। इसका नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, इसका नेचर होता है गुड्स एंड सर्विसेज बनाना, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पब्लिक, पब्लिक के लिए काम करना। इसका नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करके पब्लिक को ट्रांसफर करना। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टू पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफ personalized services for organizations। ये लोग क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस या फिर और पब्लिक को ये क्या देते हैं, पब्लिक को ये एक्सपर्ट एडवाइस जिसको बोलते हैं ना, ये वो देते हैं। इनका काम क्या है, एक्सपर्ट एडवाइस देना। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, एक्सपर्ट एडवाइस देना, एक्सपर्ट एडवाइस किसको देना, पब्लिक को देना, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्किंग है उस ऑर्गेनाइजेशन को पर्सनल एक्सपीरियंस देना, उनको एडवाइस देना। इसमें आ जाते हैं नेचर ऑफ वर्क क्या है, वर्क इज अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। इनको जिस चीज के लिए अपॉइंट किया गया था उस काम के लिए ही इनको क्या करना होगा, काम करना होगा। नेचर ऑफ वर्क is to produce goods and services for the public, to give the advice to the public or the organization, and to work according to the contract of the organization। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वालिफिकेशन। देखिए भाई, क्वालिफिकेशन सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया गजब की बात यह है कि बिजनेस करने के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपके पास दिमाग है तो आप उस दिमाग का यूज करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी के साथ है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके अंदर आपको पता है स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल इज रिक्वायर्ड। आपको पता ही है ना, हमें क्या चाहिए होगी, एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या फिर ट्रेनिंग की हमें जरूरत होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके अंदर भी क्या है, स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफिक नॉलेज हो सकती है, स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत हो सकती है ना, कोई भी स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत हो सकती है अगर आप किसी फर्म के अंदर काम लेने के लिए जा रहे हैं। स्पेशल स्किल एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। और अगर उसे अपने तरीके से काम कराना है तो हमें उसको क्या देनी होगी, हमें उसको ट्रेनिंग भी देनी होगी। ओके, आई थिंक वी आर गेटिंग। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बहुत आसान कैपिटल इन्वेस्टमेंट बच्चों, बहुत आसान है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको कैपिटल लगानी पड़ती है, नहीं पड़ती। आप 11th क्लास में आपने अकाउंट्स पढ़ी है, तो सबसे पहले आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, कैपिटल तो चाहिए होता है। यस, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कैपिटल इज नीडेड। ठीक है, कैपिटल इज नीडेड, कैपिटल नीडेड अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है तो आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए, अगर आपकी साइज ऑर्गेनाइजेशन का साइज जो है वो कम है तो आपको कम कैपिटल चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके अंदर क्या है, लिमिटेड कैपिटल है, कम कैपिटल चाहिए होती है। यहां पर मैं लिख देती हूँ लेस कैपिटल रिक्वायर्ड। क्योंकि जब आप कोई भी स्पेसिफिक स्किल सीखते हो तो उसके लिए भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। मान लीजिए आप सीए करने जा रहे हो या फिर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होगा, हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको उसको अपनी स्टडीज के ऊपर इन्वेस्ट करना है। और इसके अंदर क्या होता है, नो कैपिटल रिक्वायर्ड, नो कैपिटल। लेट मी चेक कि आपको विजिबल है। ओके, आपको ओके विजिबल है आपको। ओके, सो यहाँ पर क्या था, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड।
ठीक है, यहाँ पर आपको कैपिटल की कोई भी जरूरत नहीं होती। आप इसको नोट कर लीजिए। आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स। ओके, आप वीडियो को पॉज करें और फिर लिखें, ठीक है, या फिर अगर आप साथ साथ लिख रहे हो तो वेरी गुड, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज करने चाह रही हूँ। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर डेफिनेटली बनता है, डेफिनेटली 101%। जस्ट अ सेकेंड। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हम पढ़ चुके हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया है। When we are doing a business, then large capital is required according to the size of the organization. If you are doing a large business, then you require a large number of capital, and if you are doing a small business, then the capital amount will be settled according to the business size. नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर अभी हमने देखा था कि हमें बहुत नॉमिनल अमाउंट जो होता है वो एज अ कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, यानी कि जितना हमारे प्रोफेशन में काम यूज हो सकता है दैट मच अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा था एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमें पता है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट के अंदर नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज रिटर्न, ऑल्सो कॉल्ड एज रिवॉर्ड। आपको पता है कि जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड? अ प्रॉफिट। हमें रिटर्न में क्या मिलता है? हमें रिटर्न में मिलता है प्रॉफिट। इफ वी आर डूइंग अ प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में हमें क्या मिलती है? प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस, ठीक है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगी रेम्यूनरेशन या फिर रेम्यूनरेशन और दी सैलरी या फिर रेम्यूनरेशन मिलती है। दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न रिवॉर्ड फॉर द रिस्पेक्टिव प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क। रिस्क का मैंने अभी आपको समझाया था पॉइंट, आई होप आपको याद हो। आपको पता है कि बिजनेस के अंदर रिस्क सबसे ज्यादा होता है। किस चीज का रिस्क? रिस्क ऑफ रिटर्न, कि हमारा पैसा ना डूब जाए, क्या हमें इतना रिटर्न होगा या नहीं होगा, जितना हमने इन्वेस्ट करा है क्या हमें उतना रिकवर हो जाएगा, क्या हमने जितना सोचा हमें उतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिस्क किसके अंदर होता है? हाई रिस्क बिजनेस के अंदर होता है। प्रोफेशन के अंदर भाई हमारे पास प्रोफेशनल स्किल है, हम किसी भी कंपनी के जाकर हम क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो रिस्क होता है, प्रोफेशन के अंदर जो रिस्क होता है वो क्या होता है? लो रिस्क, यानी कि यहाँ पर हमें पैसे रिकवर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? नो रिस्क। इसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता, नो रिस्क, ठीक है, क्योंकि वो तो किसी और के लिए काम कर रहा है ना, किसी और को प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे तो अपनी सैलरी लेने से मतलब है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि ड्यूरिंग द वर्क आपका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए। तो बिजनेस के लिए नो कोड ऑफ कंडक्ट इज रिक्वायर्ड। नो कोड ऑफ कंडक्ट को मैं COC लिख रही हूँ। नो कोड ऑफ कंडक्ट इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमें प्रोफेशनल, जैसा हमारा प्रोफेशन है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा? कोड ऑफ कंडक्ट को अप्लाई करना होगा। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है बिहेवियर ड्यूरिंग द वर्क और दी एथिकल बिहेवियर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द बिहेवियर ऑफ द प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज रिक्वायर्ड। कोड ऑफ कंडक्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब जिस प्रोफेशन में उसके अकॉर्डिंग आपको कोड ऑफ कंडक्ट अपनाना होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है वो सारे आपको क्या करने होंगे? फॉलो करने होंगे, ठीक है। जो भी उसके अकॉर्डिंग उसमें लिखे होंगे, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किए होंगे उसमें सब लिखा होता है कि हमें कौन कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट को अपनाना है, हमारा बिहेवियर ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, हमारा वर्क कैसा होना चाहिए। सो दैट ऑल अबाउट द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। आज के टॉपिक का खत्म होने का मतलब है कि आपके 5 नंबर कब खत्म हो, मतलब पूरे पक्के हो गए आपके। तो अगली क्लास के लिए आपको हमसे जुड़े रहना है। अगली क्लास में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ये सारे टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। और हमारा जो
11th क्लास का है। मैथ्स का जो कोर्स है वो भी कल से स्टार्ट होने वाला है, इंग्लिश का भी कोर्स स्टार्ट होने वाला है, अकाउंट्स का भी कोर्स स्टार्ट होने वाला है, और इकोनॉमिक्स का कोर्स तो स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक हमारे वो ट्रायल नहीं देखे हैं तो आप प्लीज वो 2 ट्रायल जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट में वो ट्रायल लीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज हमारे जो कोर्सेज हैं उसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने फीस भी बहुत नॉमिनल रखी हुई है, 499 पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे कोर्सेज अच्छे लगने वाले हैं। अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपकी फीस 899 हो जाएगी, यानी कि 100 रुपीज जो है वो आपके कम हो जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी मारामारी लगे तो आप जरूर या तो मुझे चैट में कर दीजिए या फिर मुझे डायरेक्ट कॉल पे बात कर लीजिए। मेरा नंबर मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। वैसे तो जितने भी हमारे कोर्सेज हैं स्टोर पे, उसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट लगता है या फिर आपको साउंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लग रही है, आपको विजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, तो वो आप हमें जरूर शेयर करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो तक आपको हमारा वेट करना है और इसको इसकी रिवीजन करके रखनी है। और जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा आपके टेस्ट सीरीज भी लगवाई जाएगी, जिसमें आपके एमसीक्यूज भी होंगे, वो ऑनलाइन टेस्ट होंगे। जैसे आपका टेस्ट हो जाएगा वैसे ही आपको उसके आंसर्स भी, उसका रिजल्ट भी आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई और क्वेरी पूछनी है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।